जोहार सभी को। आप सबों को पुनः जो हम जेपीएससी जेएसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट्स का जो सीरीज शुरू किया हूं उसके चौथे सेट्स में आज मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। तो समय न गंवाते हुए सीधे काम की बात करते हैं और लेते हैं 20 प्रश्नों का आपके समक्ष मैं संग्रह लाया हूं। एक एक करके सभी प्रश्नों का मैं आपको आपके समक्ष उसका उत्तर हम लोग देखेंगे, क्या उसका आंसर होगा। और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये 20 प्रश्नों का जो संग्रह है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कब शुरू किया गया था? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2006, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2008, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2009 और ऑप्शन डी 16 अगस्त 2008। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है MSME मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय और डी उद्योग मंत्रालय। इसका उत्तर है MSME मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में विचार करें। हमारे समक्ष 4 कथन दिए हुए हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में हमको विचार करना है कि इनमें से क्या सही है। पहला कथन दिया हुआ है, इसका क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। यानी इसका क्रियान्वयन या फंक्शनिंग बॉडी जो देखा जाता है, इसको गाइडलाइन जो करती है वो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें ऋण प्राप्त करने की पात्रता 18 वर्ष है। तीसरा कथन है, ऋण स्वीकृत करने के लिए केवल नवीन परियोजनाओं इकाइयों पर विचार किया जाता है। चौथा कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35%, जबकि शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान है। तो देखिए, जो हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका क्रियान्वयन कौन करता है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करता है। तो ये कथन पहला कथन भी सही है। इसमें ऋण प्राप्त करने की पात्रता 18 वर्ष है, यह कथन भी सही है। ऋण स्वीकृत करने के लिए केवल नवीन परियोजनाओं इकाइयों पर विचार किया जाता है, तो यह भी आपका सही है। और चौथा कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 25%, जबकि विशेष श्रेणी के लिए 35% और शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान है। तो यह भी कथन सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है, क्या कथन सही है, तो चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। आगे हम लोग आते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, देखिए लिखा हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM जून 2011 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो एक क्वेश्चन यहाँ आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा जून 2011। लेकिन हमारा प्रश्न यहां दिया हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM जून 2011 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन दिया हुआ है देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रोजगार मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन दिया है कौशल विकास मंत्रालय और डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया है? 2011 को, जून 2011 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, पांचवा प्रश्न। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना एक है, अर्थात ये केंद्रीय योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, या राज्य की योजना है, या इनमें सभी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अभी हम लोग देखें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये भी आपको कथन याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन एकीकृत बाल विकास योजना, निम्न में से कौन एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का उद्देश्य है? निम्न में से कौन एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। बी ऑप्शन है किशोरियों की सुविधा, शिक्षा और सशक्तिकरण। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, और डी है केवल ए सही है। तो ध्यान दीजिएगा, एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, और दूसरा इसका उद्देश्य यह भी है किशोरियों की सुविधा, शिक्षा और सशक्तिकरण करना। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसके उद्देश्य हैं। सातवां प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY कब शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू किया गया है? 2016, 2017, 2018, 2019? तो इसका उत्तर है 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पेंशन गारंटी योजना है? तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यह भी बनता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कैसी योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंशन गारंटी योजना। प्रश्न में ही एक और प्रश्न छिपा हुआ है, लेकिन हमारा 8वां प्रश्न यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, और डी गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, पेंशन गारंटी योजना है। 9वां प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में क्या सही है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में क्या सही है? तो पहला कथन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यह योजना जो है 60 वर्ष की न्यूनतम में प्रवेश लिया जाता है। यह योजना 60 वर्ष की न्यूनतम में प्रवेश लिया जाता है, जबकि अधिकतम 80 वर्ष आयु सीमा है। दूसरा कथन है इसका संचालन LIC द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन है इसमें एक व्यक्ति अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए कर सकता है, और अधिकतम पेंशन राशि प्रति माह 10,000 रुपये तक सीमित है। तो देखिए, और 3 कथन इसमें दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में क्या सही है? तो पहला कथन है यह योजना 60 वर्ष की न्यूनतम में प्रवेश लिया जाता है, जबकि अधिकतम 80 वर्ष आयु सीमा है। तो ध्यान दीजिए, यह योजना 60 वर्ष की न्यूनतम में प्रवेश लिया जाता है, लेकिन अधिकतम सीमा कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिकतम सीमा क्या है? निश्चित नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। दूसरा कथन है इसका संचालन LIC द्वारा किया जाता है। तो यह कथन सही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन संचालित करता है? LIC करती है। तीसरा है इसमें एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है, और अधिकतम पेंशन राशि प्रति माह 10,000 रुपये तक सीमित है। तो यह भी कथन सही है। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन बी जो है सही होगा, क्योंकि दूसरा कथन और तीसरा कथन इसमें सही है। अगला आते हैं, PM गति शक्ति मिशन कब शुरू किया गया है? 10वां प्रश्न है PM गति शक्ति मिशन कब शुरू किया गया है?
2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका उत्तर है 2019। तो पीएम गति शक्ति मिशन योजना 2019 को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न लेते हैं, आपके समक्ष आता है 11वां प्रश्न। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस के संदर्भ में विचार करें। मित्रों, आरटीजीएस एक बैंकिंग टर्म है। आप जब भी रुपयों का लेन देन करते हैं तो यह आरटीजीएस टर्म आपने सुना होगा। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में विचार करें। यहां 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में देखना है कि हमें कौन सा कथन रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में सही है। तो पहला कथन है यह एक बैंकिंग धन हस्तांतरण सेवा है। दूसरा कथन है इसके माध्यम से न्यूनतम 2 लाख रुपये प्रेषित किया जा सकता है, जबकि अधिकतम सीमा कोई नहीं है। तीसरा है इसमें इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर अपने घर कार्यस्थल से धन प्रेषित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में जो पहला कथन है यह एक बैंकिंग धन हस्तांतरण सेवा है। मित्रों, यह सही है। दूसरा है इसके माध्यम से न्यूनतम 2 लाख रुपए प्रेषित किया जा सकता है, जबकि अधिकतम सीमा कोई नहीं है। मित्रों, यह भी सही है। यानी आप 2 लाख रुपए तक घर बैठे अपने कार्यस्थल या घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके दूसरों को रुपये भेज सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा कथन भी इसका सही है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, सही कूट कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न लेते हैं, पीएम पोषण योजना के संबंध में विचार करें। पीएम पोषण योजना के संबंध में विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसने एमडीएम योजना का स्थान लिया, यानी मिड डे मील योजना का स्थान लिया। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा है सितंबर 2021 में इसे शुरू किया गया है। तीसरा कथन है इसे 5 साल यानी वर्ष 2021-22 से 2025-26 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। यानी पीएम पोषण योजना जो है, पीएम तो पीएम पोषण योजना के संबंध में विचार करना है। तो इसने एमडीएम योजना के स्थान लिया, तो यह भी मित्रों सही है। दूसरा देखिएगा, सितंबर 2021 में शुरू किया गया है, तो पीएम पोषण योजना सितंबर 2021 में शुरू किया गया है, तो यह भी कथन सही है। और इसे 5 वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है, तो यह भी कथन सही है। तो इस तरह से देखते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 13वां प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है। पहला है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, सी है विश्व आर्थिक आउटलुक और डी है बी और सी दोनों कथन सही हैं। तो मित्रों, आईएमएफ जो है दोनों रिपोर्ट जारी करता है। आपका वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है और विश्व आर्थिक आउटलुक, ये दोनों रिपोर्ट जारी करता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, यानी बी और सी दोनों रिपोर्ट इसका सही उत्तर है। इसलिए बी और सी इसका सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न लेते हैं, व्यापार सुगमता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है आप सुने होंगे, कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक इसका उत्तर है। यानी व्यापार सुगमता रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। 15वां प्रश्न लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सही है, यानी आप जो देखते हैं जो हमारा अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके संबंध में क्या सही है कह रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको कहते हैं। पहला है इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में है। दूसरा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा इसके अंतर्गत शामिल है। और तीसरा है इसका भर्ती राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में क्या सही है? इसका वर्णन 312 में है, तो यह भी सही है। दूसरा जो कथन है, इससे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो यह भी सही है। इसकी भर्ती राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये कथन गलत है,
क्योंकि इसकी भर्ती जो है केंद्र सरकार किसके माध्यम से करती है? केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है। यानी यह कथन आपका गलत हो जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का जो सर्विस है ये जो हो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा पहला और दूसरा ही कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। एशियन एक क्षेत्रीय संगठन है, इसकी स्थापना हुई है। एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस एशियन का फुल फॉर्म आप देखिएगा तो होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 1967, 1968, 1969 और 1970। तो आंसर है ए 1967। तो मित्रों एशियन जो है इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में की गया था। कहां किया गया था? बैंकॉक यानी थाईलैंड में किया गया था। और शुरुआत में इसके जो सदस्य थे आपको देख लीजिए, शुरुआत में इसके सदस्य थे एशियन का, देख लीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ध्यान दीजिए एशियन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी और इसके जो शुरुआती सदस्य थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन बाद में ध्यान दीजिए, बाद में जो है इनके इसमें कौन कौन से सदस्य को जोड़ दिया गया है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। तो कितने देश हो गया आज देख लीजिए, अभी 1, 2, 3, 4 और 5। यानी 1967 में जब एशियन की स्थापना हुई थी तो इसके केवल 5 सदस्य थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन बाद में इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को जोड़ दिया गया। ये बाद में इनको ऐड किया गया। तो इस तरह से एशियन में कुल कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं एशियन में। अगर ये भी प्रश्न अगर आता है एशियन एक क्षेत्रीय संगठन है, इसमें कितने देशों का समूह है? तो 10 देशों का समूह है, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। I2U2 के संबंध में विचार करें। I2U2 के संबंध में विचार करें। I2U2 यानी I2U2, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ये कथन में दिया हुआ है, ये भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक नया समूह है। दूसरा है इसकी शुरुआत 2021 में हुआ है। और तीसरा कथन है इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है जो आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो ये तीनों ही कथन इसके सही हैं। I2U2 मतलब I जो 2 है इसका मतलब है, देख लीजिएगा, इंडिया और इजराइल, यानी इंडिया और इजराइल हो गया। और U2 जो है यहां U2 का है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और क्या हो जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। यानी I2 जो है ये भारत और इजराइल को इंडिकेट करता है और U2 जो है ये अमेरिका और
संयुक्त अरब अमीरात को इंडिकेट करता है। तो ये चारों देशों का समूह है I2 U2, तो पहला सही है। इसकी स्थापना 2021 में हुई है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई है और इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, जो आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो यह भी कथन सही है। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। तो इसका उत्तर है 12, यानी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। झारखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक कौन है? स्पॉन्सर बैंक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर बैंक है SBI। झारखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक स्पॉन्सर बैंक कौन है? झारखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल बैंक का विलय कर क्या नाम रखा गया है? ये जो था दो अलग अलग नाम से बैंक चलते थे, झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल बैंक, जिसे विलय करके क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, राज्य कोऑपरेटिव बैंक। तो मित्रों इसका सीधा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ए, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से मैं आपके समक्ष आज प्रैक्टिस सीरीज 4 के तहत कुल 20 प्रश्नों का लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। 20 प्रश्न आपके लिए मैं लाया था और मुझे उम्मीद है ये 20 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी और आगे इसी तरह के सीरीज मैं आपके समक्ष लेकर आऊं। इसी के साथ आप सबों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जोहार।